हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा, जिसमें हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा और मात्रक किस प्रकार लिखा जाता है ये सीख रहे हैं। तो उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 52 नंबर में। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई, फाई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स आखिर है क्या? तो ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स जानेंगे। उससे पहले जानना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर है क्या। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र आखिर है क्या? तो देखो, कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे विद्युतीय क्षेत्र हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि दो मैग्नेट लिया है। क्या है? दो मैग्नेट। एक साइड में एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रख दिया और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल इस साइड रख दिया। तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है तो दिखाई नहीं देता है। तो जानेंगे कैसे? तो उसको जानने के लिए यूज किया जाता है ये कंपास। ये दिख रहा होगा। कंपास में एक निडिल होता है, मैग्नेटिक निडिल होता है। ठीक है, तो ये निडिल डायरेक्शन को बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र वहां मौजूद है और किस दिशा में है। तो इस निडिल को हम अगर यहाँ पे रखते हैं, मैग्नेटिक निडिल इसका किस डायरेक्शन में शो करेगा, मान लो यहाँ रख दिया, तो इसका मैग्नेटिक निडिल इस कंपास का इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि ये घूम कर कैसा हो जाएगा? ऐसा। ठीक है, इधर भी हो तो घूम कर ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अलग अलग पॉइंट पर हम लोग रखते हैं। यहाँ पर मान लो रखो, तो इसका मैग्नेटिक निडिल ऐसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं तो ये डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक, यहाँ पे रखते हैं तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रखते हैं तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रख दो तो इसका डायरेक्शन ऐसा। यहाँ रखोगे, ये प्रैक्टिकली करके देखने का है। ठीक है, ये डायरेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ रख दो तो ये डायरेक्शन में आ गया, यहाँ रख दो तो ये डायरेक्शन में। नहीं, इसी तरह से अलग अलग पॉइंट पर रखने पे ये ये घूमकर इस तरह से अरेंज होता है। ठीक, तो एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? देखो तो, ये सारा इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे किसी भी बिंदु पर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी पता चल रहा है कि यहाँ पे मौजूद है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है ये भी पता चल रहा है। देखो, इसको अगर मिला देंगे, ऐसा हो गया। ये मिला दो, ऐसा। ठीक, इधर और अगर रखेंगे तो इसको मिलाएंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाता है। इधर रख देखेंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसा लाइन मिल रहा है, बहुत सारा लाइन मिल रहा है। नहीं, देखो जरा, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ था, साउथ पोल यहाँ था। नहीं, इसमें बहुत सारा लाइन दिख रहा है। ये लाइन दिख रहा है, जो कि ये नॉर्थ पोल से लाइन निकलता हुआ साउथ पोल में जा रहा है। तो ये सारा लाइन दिख रहा है और पता चल रहा है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, और उसकी दिशा किधर है, किस पॉइंट पे, ये भी पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये जो लाइन आया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा। क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बतला रहा है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और किस दिशा में है ये भी बतला रहा है। ठीक, अब यहाँ पे मान लो कि एक
प्लेन ले लेते हैं। क्या लिया? एक प्लेन, वास्तविक या काल्पनिक प्लेन अगर ले लिया तो इस प्लेन से क्या हो रहा है, ये लाइन होकर गुजर रहा है। क्या हुआ? इस तरह का अगर प्लेन बीच में रख दिया, ये चाहे वास्तविक भी हो सकता है या काल्पनिक भी हो सकता है, तो ये सारा लाइन क्या हो रहा है, इसमें से होकर अंदर जा रहा है, इधर से इन कर रहा है, इधर से निकल रहा है। तो ये जो लाइन इस तल से होकर जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। समझ में आया? किसी हाँ, क्या कर रहा है? किसी वास्तविक या आभासी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, बहुत आसान है कि यहाँ जो बल रेखा दिखाया गया है, नहीं, बहुत सारा बल रेखा दिखाया गया है, और वो किससे होकर जा रहा है? तो इस तल से होकर जा रहा है, जो कि वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। ठीक, और उससे होकर जो गुजर रहा है, तो उस रेखाओं की संख्या उस तल से संबद्ध, संबद्ध मतलब क्या? लिंक्ड, जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये पता चल गया। ठीक है, ये तो जान गए हम लोग कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। अब हम लोग को क्या करना होगा? इसका डायमेंशन लिखना होगा। तो डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला आता है कहां से, ये देखो। ठीक है, देखो इसको मिटा रहा हूं, नोट करते जाओ। हाँ, इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से मिलता है। इससे फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम से। देखो, फराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपना ये नियम दिया। ठीक है, वो क्या देख रहे थे कि उनको पता था पहले से कि जब किसी चालक में क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, उनके दिमाग में इसका उल्टा बात आया। यहाँ पे क्या था कि चालक में विद्युत धारा था, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उनका दिमाग क्या कह रहा था कि इसका उल्टा हो सकता है क्या, कि चालक के पास अगर चुंबकीय क्षेत्र लाया जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे। ऐसा उनके दिमाग में आया। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, बहुत आसानी से नहीं हुआ, सालों गुजर गया एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, सालों गुजर गया, उसके बाद उनको पता चला कि ये आखिर होता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जब कोई काम करो और वो काम नहीं होता है, तो आदमी क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है, सब कुछ फेंकने फाकने लगता है। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो क्या, उन्होंने क्या किया कि इस तरह का कॉइल कहीं पे रखा हुआ था टेबल पे, और उसमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था। एक कुंडली है, ठीक है, चालक का, और उससे क्या जुड़ा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या बतलाता है? विद्युत धारा। ठीक है, तो क्या हुआ, गुस्सा से वो क्या किया उन्होंने कि मैग्नेट को फेंक दिया। तो फेंक दिया तो क्या हुआ, इसके अंदर जाके घुस गया, इसके अंदर, तो कुंडली के अंदर घुस गया। कुंडली के अंदर घुसा तो उनका नजर इस गैल्वेनोमीटर पे पड़ा। क्या हुआ था? गैल्वेनोमीटर का नीडल घूम गया था। नहीं, घूम गया था, तो वो समझ रहे थे कुछ हुआ जरूर। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को निकालकर फिर इसके अंदर बाहर करने लगे। तो मैग्नेट को जब अंदर बाहर करने लगे, तो ये नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इससे पता चल गया उनको कि इस कुंडली में जब चुंबक को अंदर ले जाते हैं या बाहर लाते हैं, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। समझ में आया? देखो जरा, कि मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अभी बतलाया था,
उसके लिए बल रेखा यानी फ्लक्स, इस तरह से फ्लक्स इसमें से होकर जा रहा है, नहीं इसके करीब लाया, करीब लाएंगे तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा। जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स घटेगा, तब भी इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा। उनको पता चल गया कि किसी कुंडली में जब फ्लक्स को घटाया या बढ़ाया जाता है, यानी कि परिवर्तन किया जाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा उत्पन्न होता है यानी कि क्या, ईएमएफ, वोल्टेज उत्पन्न हो गया। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो क्या, वोल्टेज। जैसे बैटरी में ईएमएफ बताया था पिछली क्लास में कि ईएमएफ डेवलप होता है। ईएमएफ मतलब क्या, उसमें वोल्टेज है, नहीं बैटरी में जो दो टर्मिनल का ईएमएफ है, वोल्टेज बतलाता है, सिंपल भाषा में बोलते हैं तो। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, इस कुंडली के दोनों छोर पर ईएमएफ यानी कि वोल्टेज डेवलप हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, इसमें करंट प्रवाहित होने लगा। कैसे, इसको जब बाहर ला रहे थे तब, चाहे अंदर ले जा रहे थे तब, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पे करंट उत्पन्न हुआ। करंट किस लिए उत्पन्न हुआ, क्योंकि ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तो उनका नियम आ गया कि इस कुंडली में जो ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो यहाँ d5 देखकर घबराना नहीं, अभी मैथ पढ़ना है। मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा, नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तुम लोग को क्या दिखेगा, dx बटा dy। d कहाँ यूज करते हैं, ये जो d यूज किया गया है वो किसी क्वांटिटी में परिवर्तन के लिए या छोटा क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए v लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग, और dv लिखेंगे तो वेग में परिवर्तन। देखो समझ लो, फिजिक्स में यूज आएगा इसका बहुत ज्यादा, आगे पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है और यहाँ फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ समझने के लिए देख लो। क्या हो गया, dv जब लिखेंगे तो क्या हो गया, वेग में परिवर्तन, और बटा dt लिख दिया, यानी कि एक छोटे से समय dt में वेग में परिवर्तन कितना आया, dv। तो क्या हो गया, ये दर हो गया, वेग में परिवर्तन की दर। इसी को क्या कहते हैं, त्वरण, a से सूचित करते हैं। क्लियर हुआ, a बराबर dv बाई dt। ठीक है, यानी कि dt अल्प समय में वेग में परिवर्तन कितना हुआ, dv हुआ। अगर समय छोटा रहेगा तो वेग में परिवर्तन भी तो छोटा होगा। यानी कि समझ में आ रहा है, डी का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे क्वांटिटी में परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन, छोटा परिवर्तन। या फिर कहाँ डी यूज करते हैं, जहां पे क्वांटिटी को बहुत ही स्मॉल, अल्प लिया जाए। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, dt क्या है, एक छोटे से समय, अल्प समय में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, dv के बराबर हुआ। अब dv में dt से भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगा, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यही है क्या, फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहलाता है, किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यही है क्या, फराडे का नियम। तो फराडे का नियम से हम लोग को फॉर्मूला मिला, और इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन लिख देंगे, फाई का डायमेंशन लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखें ऐसा, डी फाई बराबर, ये इधर जाके गुना हो जाएगा, ईएमएफ इंटू dt। dt क्या हो गया, यहां जाके गुना हो गया। बोलो, अब हम लोग कर सकते हैं, ईएमएफ कितना के बराबर होगा,
लास्ट क्लास में पढ़ा था, ईएमएफ बराबर W/Q इंटू dt। अब इसका डायमेंशन पता है, कार्य ये आवेश है, इसका भी डायमेंशन पता है, ये क्या dt अल्प समय यानी समय, इसका भी डायमेंशन पता है। पुट कर देंगे, डायमेंशन मिल जाएगा। क्या जी बोलो, लिख दो डायमेंशन वीमा क्या होगा, इसका फ्लक्स का कितना के बराबर है, W कार्ज, इसका क्या होता है mL/T-2। नीचे में क्या है आवेश, आवेश का AT, यहां क्या है समय, dt क्या है समय, इसका क्या लिखेंगे T, एक T यहां कैंसल हो जाएगा, एक T क्या हो गया कैंसल, कैंसल कर दो, यहाँ T और T क्या हो गया कैंसल हो गया, तो क्या मिलेगा देखो जरा, mL/T-2 और A ऊपर चला गया, A ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा A पर पावर -1। इस प्रकार डायमेंशन मिल गया चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, चलो डायमेंशन मिल गया। अब हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं, SI यूनिट लिख दो, SI यूनिट, SI यूनिट यहां से फ्लक्स कितना के बराबर है EMF इंटू dt। EMF का क्या होता है याद करो वोल्ट, ठीक है, और ये क्या है समय, समय का सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड। इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है वेबर, क्या है वेबर, इसको WB से सूचित करते हैं, सारा साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो पता चल गया चुंबकीय फ्लक्स का SI यूनिट क्या है वेबर WB। ठीक है, तो इस तरह से डायमेंशन यूनिट मिलता है चुंबकीय फ्लक्स का। चलो नोट कर लो जल्दी से। हाँ नेक्स्ट हमारा क्या है 53 नंबर में, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M से सूचित करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लास्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा था विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या था जरा याद करो, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, ठीक है, लिया गया था। अब इसका डिस्टेंस कितना लिया गया था 2L के बराबर। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या आता था Q इंटू 2L, यानी कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुना करने पर जो वैल्यू मिलता था वो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता था। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पे है। अगर हम कोई मैग्नेट लेते हैं, कोई मैग्नेट लेते हैं तो इसमें एक साइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट के अंदर दोनों साइड, ठीक है, अंदर में क्या होता है जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, नहीं थोड़ा सा अंदर दोनों साइड में, दोनों मैग्नेट के थोड़ा अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और इसको नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, हिंदी में ध्रुव प्रबल्य। क्या है ध्रुव प्रबल्य,
ये और ये दोनों, यानी कि ये नॉर्थ पोल का ध्रुव प्राबल्य और ये साउथ पोल का ध्रुव प्राबल्य, इसको प्लस स्मॉल m से सूचित करते हैं, और साउथ पोल का जो ध्रुव प्राबल्य होता है इसको माइनस m से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेम यहाँ पे क्या रहा है, प्लस m माइनस m, दोनों सिमिलर दिख रहा है। देखो रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये दोनों ध्रुव प्राबल्य के बीच का दूरी 2l लिया गया, जैसे वहां पे 2l था। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना के बराबर हो जाएगा, कैपिटल M से सूचित करते हैं। कैपिटल M बराबर, जैसे यहाँ पे एक आवेश लिया उसी तरह से यहाँ पर एक ध्रुव प्राबल्य लेंगे, स्मॉल m, गुना किया किससे, दोनों के बीच की दूरी से, तो यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी से गुना कर देंगे, यानी कि ध्रुव प्राबल्य और दोनों प्राबल्यों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर हो रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, m बराबर स्मॉल m इंटू 2l। ठीक है, चलो ये तो फार्मूला मिलता है, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है कि यहाँ पे जो ध्रुव प्राबल्य है इसका डायमेंशन पता नहीं है। जब इसका डायमेंशन पता नहीं है तो कैपिटल M यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायमेंशन कैसे पता चलेगा, नहीं ना निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला से हम लोग इसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं कि अभी हम लोग को इसका डायमेंशन पता नहीं है, आगे पता चल जाएगा, अभी पता नहीं है। देख, तो उसके लिए क्या करना होगा, दूसरा फार्मूला लेना होगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला कहां से आता है वो देखो, कि एक हम लोग परिनालिका लेते हैं, नया नाम आ रहा है, देखो 12 में जाने के बाद ये सारा कुछ डिटेल से पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। परिनालिका क्या है, देखो जरा, सोलेनोइड क्या बोलते हैं, सोलेनोइड, परिनालिका। इस तरह का एक ट्यूब ले लिया और इसके चारों तरफ क्या वायर को लपेट दिया, कॉपर का वायर नहीं, इंसुलेटेड वायर, जिससे क्वाइल बनता है। ठीक, उसको अगर लपेट दिया तो यही क्या कहला जाएगा, परिनालिका कहला जाएगा। इसके चारों तरफ क्या है, इंसुलेटेड वायर लपेटा गया है, जो किसी क्वाइल में देखते हो, नहीं मोटर में दिखता है। ठीक है, इसी तरह का क्वाइल रहता है। तो ये क्या कहलाया, परिनालिका, इंसुलेटेड वायर इसमें लपेटा गया है। ठीक, तो अब ऐसा सिस्टम लिया गया और इसमें क्या किया गया, करंट दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया, करंट दिया। जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा तो ये भी इस चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जिस तरह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सेम इसमें भी उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो जैसे ये चुंबक है वैसे ही ये भी अब चुंबक बन जाएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल इस चुंबक की तरह इसमें भी डेवलप हो गया, तो इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो m बराबर क्या आएगा, NIS के बराबर। ठीक है, NIS। अब इसमें ये सारा टर्म है क्या वो देख लो तो समझ में आ जाएगा। इधर से देखते हैं, ये I बराबर परिनालिका में विद्युत धारा, यानी कि इसमें जो करंट
दिया गया आई, मान लो ये आई करंट इसमें होकर जाएगा, तो ये परिनालिका है, उसमें विद्युत धारा आई है। ठीक है, यस क्या है, परिनालिका का क्षेत्रफल। परिनालिका का क्षेत्रफल कहने का मतलब, मान लो कि इसमें वायर लपेटा, तो ये इधर से ये क्षेत्रफल दिख रहा है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, यस क्या, परिनालिका का क्षेत्रफल। यन क्या है, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि यहाँ पे वायर जो लपेटा गया है वो कितना बार लपेटा गया है उसका संख्या। एक बार घुमाओगे तो एक फेरा, दो बार घुमाओगे दो फेरा, इसी तरह से घुमाते 10 बार घुमाए तो 10 फेरा, तो वो संख्या यहाँ पे एन। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला मिलता है जो किसके लिए लिया गया है, परिनालिका के लिए लिया गया है। तो परिनालिका में कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इससे मिल जाता है। अब इसमें देखो सब कुछ पता है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, ये तो संख्या है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का डायमेंशन पता है। ये क्या है, क्षेत्रफल, ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भी डायमेंशन पता है। तो इससे हम लोग को आसानी से डायमेंशन मिल जाएगा। बोलो, डायमेंशन वीमा क्या होगा, देखो जरा, लिख दो, एम का डायमेंशन हम लोग को चाहिए, इसका कोई डायमेंशन नहीं, एन का कोई डायमेंशन नहीं, आई, आई का ए, एस क्षेत्रफल एल स्क्वायर, क्या मिला, ए एल स्क्वायर, या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें द्रव्यमान नहीं है तो एम पर पावर 0। देखो कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, ये डायमेंशन वाला एम है। ठीक है, डायमेंशन वाला एम द्रव्यमान के लिए है, ये एम किसके लिए हम सूचित कर रहे हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एम से सूचित करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना है। अब इसमें लंबाई है एल पर पावर 2, एल 2 लिख दिया, इसमें समय नहीं है तो टी पर पावर 0, और ए तो है ही, तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है डायमेंशन बीमा। ठीक है, क्लियर हो रहा। अब आगे हम लोग एसआई यूनिट लिख सकते हैं, बहुत आसान है, देखो एसआई यूनिट लिखना, ये फॉर्मूला इससे लिख सकते हैं। तो एन तो कुछ नहीं, आई क्या है, विद्युत धारा, तो एम्पियर, ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, नहीं सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, किसका, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। चलो नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग को जानना है यही ध्रुव प्रबल्य। ठीक है, ध्रुव प्रबल के लिए फॉर्मूला हमारे सामने है, इसमें हम लोग कैपिटल एम का निकाल चुके, ध्रुव प्रबल स्मॉल एम है, तो इसका डायमेंशन मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। क्या लिख दो, 54 नंबर, ध्रुव प्रबल्य पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, एम से सूचित करते हैं, प्लस एम और माइनस एम, इधर प्लस एम नॉर्थ पोल की साइड और माइनस एम किधर, साउथ पोल के साइड। पोल स्ट्रेंथ के बारे में बताया ही क्या है। ठीक है, फॉर्मूला भी है, तो डायमेंशन मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, एम बराबर एम इंटू 2L,
ठीक है। अब यहां से हम लोग एम स्मॉल एम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये बटा में आ जाएगा एम बटा 2l। यहां से डायमेंशन लिखा जा सकता है वीमा स्मॉल एम का क्या हो जाएगा, ये अभी निकाल चुका AL स्क्वायर, नीचे क्या 2 का तो कुछ नहीं, L क्या है लंबाई L, एक L कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, एक L कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या मिला देखो जरा, AL है, या हम लोग लिख सकते हैं इसमें M नहीं है तो M पे पावर 0, L तो है, T नहीं है तो T पे पावर 0, A तो है A। तो इस प्रकार डायमेंशन मिल जाता है किसका, ध्रुव प्राबल्य का। ठीक है, चलो ये SI यूनिट लिख दो, बहुत आसान है, डायमेंशन पे लिख सकते हैं। ये क्या है एम्पियर, एम्पियर, ये क्या है लंबाई मीटर, यानी कि एम्पियर इंटू मीटर, सिंपली हम लोग एम्पियर मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया SI यूनिट। तो इस प्रकार हम लोग ध्रुव प्राबल्य जान चुके हैं, इसको नोट कर लो। हाँ, तो इस प्रकार इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि बाकी और क्या डायमेंशन और यूनिट मिलता है। ठीक है, चलो ओके।